एवर्ट हो जाए, सल्लत हमारी तरफ से कतई तौर पे नहीं हो। फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप ये मसला हल नहीं कर सकते। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। We are committed to take firm and decisive action against terrorists. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बताएंगे कि भारत के दम से कैसे पाकिस्तान को अब यह समझ नहीं आ रहा है कि हमला कहां से होगा। भारत ने हमले का कोई ऐलान नहीं किया, भारत ने हथियार नहीं उठाया है, लेकिन पाकिस्तान को समंदर से हमले का डर सता रहा है। आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाती हूं, पाकिस्तान को कैसे समंदर से हमले का डर सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान में जिस तरह से भारतीय नौसेना ने अपने हथियार तैनात कर दिए हैं, भारतीय नौसेना का यह शक्ति प्रदर्शन जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अरब सागर में भारतीय नौसेना ने घेराबंदी कर दी है और वहां अपने परमाणु हथियार ले जाने वाली पनडुब्बी भी तैनात कर दी है। इन सब को देखने के बाद ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को कि यह हमला इस बार पानी से होगा, पानी से वार होगा। जब जब भारत में भारतीय नौसेना वायुसेना हुंकार भरती है, पाकिस्तान का डर बढ़ जाता है। आज आपको बता रही हूं कैसे परमाणु पनडुब्बी तैनात की गई है अरब सागर में, जिसका डर पाकिस्तान को सता रहा है कि भारत कहीं पानी से हमला तो नहीं करेगा, इस बार भारतीय नौसेना वाला हमला तो नहीं होगा। और इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल का टेस्टिंग की है। वो तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने ये मिसाइल टेस्ट किया है। अब्दाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल की टेस्टिंग पाकिस्तान ने की है, और ये सिर्फ इसलिए, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में कोई डर नहीं है। पाकिस्तान बौखलाहट में अपनी मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन इस टेस्टिंग से एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान में हमले का डर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में ये टेस्टिंग, मिसाइल की टेस्टिंग अब से थोड़ी देर पहले हुई है, उसकी मैं सीधी तस्वीर दिखा रही हूं आपको, क्योंकि जब हमारे रफेल और मिराज हुंकार भर रहे हैं, जब हमारी भारतीय नौसेना अरब सागर में घेराबंदी कर रही है, तो पाकिस्तान में ये बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हो रहा है। आज मैं बात इसकी करूंगी। इसी के साथ साथ महाभारत में आज बात करूंगी कि क्या पीओके में इमरजेंसी घोषित हो गई है, क्या वहां खतरे की घंटी बज रही है। पाकिस्तान को क्या लग रहा है कि पीओके हमारा है, ये भारत कहता है, लेकिन इस बार क्या वाकई पीओके से ही इस ऑपरेशन की शुरुआत होगी? क्योंकि ये तस्वीरें सामने आई जिसमें पीओके के अंदर पाकिस्तान की सेना वहां रह रहे लोगों को गोली चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। यानी सेना कहां कहां लगाए पाकिस्तान, उसे अपने वेस्टर्न फ्रंट पे भी सेना की जरूरत है क्योंकि टीटीपी से लड़ाई करने, उसे बलोचिस्तान में भी सेना की जरूरत है क्योंकि वहां बीएलए उन पर हावी है। अब पीओके में जो आम लोग हैं उन्हें गोली चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है पाकिस्तान। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, पीओके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, आम लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको दिखाती हूं इमरजेंसी कैसे घोषित की गई है, जरा चलाइए। पीओके में इमरजेंसी कैसे घोषित की गई है, जरा अपने दर्शकों को ग्राफिक चलाती हूं, क्योंकि वहां पर आम लोगों से कह दिया गया है कि आप हथियारों की ट्रेनिंग लीजिए। आम लोगों से कह दिया गया है कि आप किसी भी बड़े हमले के लिए तैयार रहिए। लोगों से यह भी कहा गया है कि आप अपने घरों में किसी भी तरह का कोई लाउडस्पीकर ना बजाएं, ना पटाखे बजाएं। ये सब इसलिए कहा गया है क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि पीओके में कोई हमला होगा तो उन्हें पता नहीं लग पाएगा, और इसीलिए वो बार बार पीओके में रह रहे लोगों से कह रहे हैं आपके घरों में कोई पटाखे और लाउडस्पीकर नहीं चलेंगे। वहां पर एक तरह की इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लोगों से कहा गया है कि राशन इकट्ठा कर लें। ये सब कुछ हो रहा है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि इस बार पीओके में एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। इसी के साथ साथ
इसी के साथ साथ महाभारत में आपको बताऊंगी कि चौतरफा हमले से कैसे शहबाज और मुनीर डर गए। आपने उनके बयान सुने, वो बयान जो कहते हैं हम हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे, वो हम बयान जो कहते हैं कि अगर पानी रोका तो खून बहेगा। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको दिखा रही हूं कि शहबाज और मुनीर चौतरफा हमले से क्यों डरे हुए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाती हूं बीएलए की, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। बीएलए ने कैसे पाकिस्तानी फौजियों को टारगेट किया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान सेना की गाड़ियां जो बलोचिस्तान में जा रही थी उन्हें टारगेट कर कर बीएलए ने उन्हें उड़ा दिया है। इसमें कई जवान मारे गए। ये तस्वीर बीएलए ने जारी की और बीएलए ने कहा पाकिस्तानी सेना को हमने टारगेट करके उनकी गाड़ियां उड़ा दी हैं। ये उनके वेस्टर्न फ्रंट पर हो रहा है। सिर्फ यही नहीं है, अब बीएलए कैसे बलोचिस्तान में जो पाकिस्तान से और जगहों से बसें आ रही हैं वहां पर आईडी चेक कर रहे हैं। वो भी तस्वीर जरा दिखाइए। वहां पर जो गाड़ियां आ रही हैं उनसे उतारकर लोगों के आईडी चेक कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी से जुड़ा अगर कोई भी व्यक्ति है या फिर उससे जुड़ी कोई रिश्तेदारी है तो वहां पर सीधे उसे पकड़ रहे हैं। ये सब बलोचिस्तान में इस वक्त हो रहा है। तो पाकिस्तानी आर्मी को इनसे भी निपटना है, टीटीपी से भी निपटना है। और वहीं अब अगर भारत के हमले का डर सता रहा है तो किस किस से निपटेंगे। चौतरफा हमले से कैसे शहबाज और मुनीर डर गए हैं, उसकी मैं ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय कराऊंगा। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. पहलगाम हमले में निर्दोष भारतीयों को मारने वाला पाकिस्तान। भारत के प्रधानमंत्री के इस बयान को ध्यान से सुन ले। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, जो भी पहलगाम हमले में शामिल है उसे भारत छोड़ने वाला नहीं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए भारत की तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। भारतीय नेवी अरब सागर में पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर चुकी है। परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात कर दी गई हैं। वहीं राजस्थान की रेत में थल सेना के तोप और गोले बरस रहे हैं। उधर इंडियन एयरफोर्स की गर्जना से पूरा पाकिस्तान थर्रा रहा है। हमारे रफेल और सुकोई मिग एयरक्राफ्ट्स हुंकार भर रहे हैं। पाकिस्तान के नेता खुद भारत की इस गर्जना से डरे हुए हैं। पाकिस्तान के लिए समस्या उसका चौतरफा घिरना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर खैबर पख्तूनवा में टीटीपी के लड़ाके लगातार पाक चौकियों को निशाना बना रहे हैं। वहीं बलूचिस्तान में बीएलए ने पाक फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बलूच लड़ाके न सिर्फ पाक फौजियों पर हमले कर रहे हैं बल्कि सरकारी इमारतों पर कब्जा कर उन्हें आग के हवाले कर रहे हैं। उधर गिलगिट बल्टिस्तान में पाकिस्तानी फौज का विरोध हो रहा है। गिलगिट बल्टिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना को वापस जाने के लिए मोर्चा खोलकर बैठ गए। भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान एक बार फिर चौतरफा घिर गया है। ऐसे में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो भारत से मुकाबले की तैयारी करे या फिर खैबर पख्तूनवा, बलोचिस्तान और गिलगिट बल्टिस्तान में अपनी जमीन बचाए या फिर सिंध में भड़की बगावत की आग को ठंडा करे। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि उसका नक्शा बदलने वाला है। क्या पाकिस्तान के 4 हिस्से होने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल ए.के. सिवाच आ गए हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महाभारत में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में कर्नल शैलेंद्र सिंह। हमारे साथ एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल जुड़ रहे हैं।
और हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा साहब जुड़ रहे हैं लंदन से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले जो तस्वीरें आई हैं और पाकिस्तान से आई हैं, मैं उन पर जरा, और बड़ी खबर पहले जरा चला देंगे कि कैसे पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक आपात बैठक बुलाई है। जरा ये खबर चलाइए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। पाकिस्तान आर्मी के पास जंग के लिए हथियार नहीं है। जनरल मुनीर ने कोर कमांडर के साथ ये बैठक की है, कोर कमांडर्स के साथ ये बैठक करी है और इसका मुद्दा यही था कि उनके पास असला, उनके पास हथियार की शॉर्टेज है, कमी है। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने ये बैठक बुलाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी जनरल ने एक बैठक बुलाई जिसमें हथियारों की कमी होने की बात कही गई है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि एक तरफ जंग की गीदड़ भभकी देना और दूसरी तरफ ये मीटिंग करना जिसमें ये कहा जा रहा है कि असला हथियार कम है, उसकी चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले मेजर जनरल सिवाज आपके पास आ रही हूं। जरा बताइए इस बैठक से आप क्या समझ रहे हैं? ये बैठक एक आपात बैठक, एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, उनके पास एम्यूनिशन की शॉर्टेज है। बिल्कुल यही नहीं सुचरिता, ये सच्चाई यह है, इनके पास अम्यूनिशन की शॉर्टेज है, इनके हथियार पुराने हैं, ऑब्सलीट हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इसके बाद डीजल और पेट्रोल। अगर कल को लड़ाई होती है तो पाकिस्तान के पास इतना डीजल नहीं है कि वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा टैंक चल पाएँ। 5-6 दिन के बाद ये लड़ नहीं पाएंगे। और ये जिस प्रकार से उसने कोर कमांडर की मीटिंग के अंदर ये सच्चाई बताई, ये दुआएं दे रहे हैं चीन से और कहीं ना कहीं टर्की से कि कुछ हथियार मिले, कुछ ATGM मिले, कुछ इनको और RL की भी बात हो रही थी। तो सच्चाई यह है कि एक साफ सुथरे शब्दों में कहीं ना कहीं आर्मी चीफ ने ये बता दिया है कोर कमांडर को, वाकई बहुत बड़ी मुश्किल में है पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम तो सबको पता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और आतंकवाद बढ़ रहा है। ऊपर से पाकिस्तान की जो फौज है उसके पास क्यों नहीं है सामान, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है नहीं कि ये फौज में। यूं तो हर कोई ये समझता है कि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान की आर्मी वह देश है और वहाँ असली पावर जो है इस्लामाबाद में नहीं, रावलपिंडी से। मगर इसके बावजूद आज पाकिस्तान की जो फौज की हालात बहुत ख़राब हैं। इनके एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, F-16 उड़ नहीं सकते, इसके साथ साथ इनकी नेवी की बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम कहते हैं जो अरेबियन सी में हमारे जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनकी काबिलियत है कि हम इनको ब्लॉकेट कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कल को लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान 5-6 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। आपने जो कहा कि 4 से 5 दिन के बाद टिक नहीं पाएगा, जरा उस इमरजेंसी बैठक के विजुअल्स और ब्रेकिंग स्क्रीन पर रखिए चेतन, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि इस वक्त क्या है क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है क्या लेफ्टिनेंट जनरल? इसलिए पूछ रही हूँ, एम्यूनिशंस की शॉर्टेज यानी हथियार उस हिसाब से नहीं होना। हम जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त कैसे चौतरफा घिरा है, वहां TTP इनके होश उड़ाए हुए है। एक तरफ बलोचिस्तान में BLA इनके सैनिकों को टारगेट कर रहा है, लगातार कर रहा है, और अब ये एम्यूनिशंस, हथियार, जवान कहां तैनात करेंगे लेफ्टिनेंट? इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है आज ऐसे मुश्किल में फंसा हुआ है, इसलिए इस तरह बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने यूक्रेन में उनकी लड़ाई के लिए अपना एम्यूनिशन भेजा, ये सोच करके कि वहाँ पे पैसा कमाएंगे। ये इतना ही नहीं कि बलूचिस्तान में जिस प्रकार से लगातार उनकी आर्मी बैकफुट पर है, सालाना उनके 1500 से अधिक सैनिक सिर्फ बलूचिस्तान के इलाके में मारे जाते हैं। तालिबान, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे उनकी आफत है। तो पाकिस्तान के हर रोज़ कहीं ना कहीं उनके सैनिकों के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की टक्कर हो रही है। तो जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं, सिंध में ख़राब हैं, बलूचिस्तान में ख़राब है, खैबर पख्तूनख्वा में ख़राब है, वहाँ पे सेंट्रल बलूचिस्तान में वहाँ के ये दखल अंदाजी देते रहते हैं। तो पाकिस्तान अगर अब नहीं सोचेगा, इसलिए पाकिस्तान के जो हाफिज़ मुनीर, मैं तो उनको हाफिज़ मुनीर कहता हूँ, आसिफ मुनीर की जगह, जिस प्रकार से बौखलाए हुए हैं और वहाँ के जो नेता बौखलाए हैं, इसलिए उन्होंने अपने कोर कमांडर की मीटिंग ली है। और कोर कमांडर की मीटिंग मिला क्योंकि उनके पास हथियार कम और एम्यूनिशन नहीं है, कैसे लड़ेंगे? और बिल्कुल ठीक कहा, उनके पास 6
6-7 दिनों से ज़्यादा लड़ने की काबिलियत है ही नहीं। पर ये है कि आवाज़ उठाने, मतलब हर जगह पे, यहाँ पे OIC में जा रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशिक्षण करने में लगे हैं अपने अब्दाली मिसाइल की दिखाने के लिए कि हमारे पास। हालत देखो पाकिस्तान की है कुछ नहीं, पर आवाज हल्ला गुल्ला सबसे ज्यादा, और किसके लिए? तो अपने आतंक के लिए। और आतंकियों को मारना, आतंकियों के बरखिलाफ कार्रवाई छोड़ सिर्फ तरह की हरकतें करने में है। तो अपने प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आतंक के बरखिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, कौन करेगा, किस वक्त करेगा, वो समय हम तय करेंगे। पाकिस्तान ने शुरू किया है, समाप्त हम करेंगे। पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सर मैं एक चीज पूछूंगी, क्योंकि हम इस वक्त अपनी जो नेवी है, अपनी आर्मी है, अपनी एयरफोर्स है, जहां एक तरफ वहां उनकी वॉर एक्सरसाइजेस चल रही है। हमने कल कैसे रनवे पर भी अपने प्लेन्स उतारे, अपने रफेल, अपने मिराज उतारे हैं। दूसरी तरफ इंडियन नेवी ने जिस तरह से अरब सागर में घेराबंदी कर रखी है। मैं एक बार जरा खबर बताऊं कर्नल सिंह, उसके बाद में आती हूं, एयर कॉमोडोर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं उस पर आऊं। भारत पाक तनाव के बीच जो एक्शन हुआ है उसे समझिए। भारत का एक्शन, भारत की परमाणु पनडुब्बी SSBN तैनात की गई है अरब सागर में। परमाणु पनडुब्बी की तैनाती अरब सागर में, क्या ये बड़ा संदेश है? मैं इसे समझना चाह रही हूं, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशंस हैं उन पर अपनी जो हमारे हथियार हैं, अपनी पनडुब्बियां हैं, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको तैनात कर रहे हैं। अब इससे एक बड़ा डर क्या ये लग रहा है पाकिस्तान को? क्योंकि कभी वो कहते हैं कि इस बार पानी से हमला होगा, कभी वो कहते हैं कि POK में आकर एयर स्ट्राइक हो सकती है। ये बयान उनके मंत्रियों के हैं कर्नल सिंह। तो ये बयान आते हैं तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, पर इस तरह के बयान लगातार। जय हिंद, नमस्कार सुचरिता जी। आज पहली बार मैं आपको करेक्ट करूंगा। ये जो हमने टैग चलाई है ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि वहां के कोर कमांडर इस बात का बुरा मान रहे हैं कि मुनीर ने मीटिंग बुलाई है। मुनीर ने मीटिंग नहीं बुलाई है। अच्छा, ये आपकी जो रिपब्लिक टीवी की जो पहले उनके संसद में बोला गया था कि अर्नब गोस्वामी, ये मैंने नहीं बोला था। और आज अगर आप देख रहे हैं तो आपके चैनल द्वारा ये भी बोला जा रहा है मुनीर कहाँ है, मुनीर कहाँ है, मुनीर कहाँ है, सामने क्यों नहीं आ रहा? तो पहला फोटोग्राफ तो उन्होंने वो दे दिया टैंक के ऊपर वाला खड़े होकर। अब दूसरा जो कोर कमांडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई साहब आप हो कहाँ, आप हमें ही नहीं मिल पा रहे हो। तो ये मीटिंग एक्चुअली इसलिए भी बुलाई गई है कि आप अपने चीफ को देखना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मुनीर हैं ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एमुनेशन कम है या ज़्यादा, कोर कमांडर को पड़ता है। कोर कमांडर्स आर रेजिंग कि भाई साहब एमुनेशन नहीं है, तेल नहीं है, क्योंकि कंसर्न उनका ज़्यादा है। ज़्यादा बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूं जिसको कि एक्चुअली मुनीर के लेवल पर सॉल्व करना चाहिए, और ये अगेन पाकिस्तान द्वारा ही बोला गया है। बंदे ही नहीं है भाई, बंदे कहां से लाओगे? 2500 से ज्यादा आपके बंदे रिजाइन करने पर तुले हुए हैं, और 2500 के हिसाब से अगर देखा जाए कम से कम 25,000 वो होंगे जो शायद रिजाइन कर नहीं पा रहे लेकिन करना चाह रहे होंगे। और उसका इंडिकेटर देखिए, आप अपनी फॉरवर्ड पोस्ट खाली कर रहे हैं। चलिए, फॉरवर्ड पोस्ट खाली करना आपका हक बनता है, आप अपना झंडा भी खाली कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ एक डंडा छोड़ जा रहे हैं। आप जा कहाँ रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कौन सी ऐसी जगह है, क्योंकि अगर मुनीर अंडरग्राउंड शेल्टर में जा सकता है तो आज की तारीख में सैनिक का भी ये हक है कि मुझे क्यों इसमें झोंक रहे हो, कहाँ झोंक रहे हो, कहीं कोई कंपैरिजन हो। मेरे ख्याल जनरल साहब तो काफ़ी उदार हो गए हैं कि शायद वो 5-6-7 दिन की। अरे सर, जब बंदा ही नहीं होगा तो लड़ोगे कहाँ? और हमने तो लड़ाई डिक्लेयर ही नहीं करी, तुमने अपने आप कर ली। ज्यादा बड़ी बात यह है। मैं एक बार जरा सर ये दिखाना चाह रही हूँ कि POK में तैनाती क्या की गई है। POK में जो तैनाती हो रही है जरा उसे चलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो बार बार हथियार है उनको शिफ्ट कर रहा है, और पाकिस्तानी फौज ने POK में सैन्य हथियार बढ़ा दिए हैं। ये कैसे हो रहा है? जो उनकी 6th बख्तरबंद, जो 6वीं डिवीजन की बख्तरबंद गुजरावाला से उसको POK लाया गया है, ये शिफ्ट की गई है। 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन उनकी पंजाब बॉर्डर से POK लाई गई है। ये सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। A100 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स POK लाए गए, ये सब कुछ POK लाया जा रहा है। अब आप ये देखिए, POK में KRL रॉकेट सिस्टम की तैनाती की गई है। ये सब, इन हथियारों की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ये सब मूवमेंट, अब इस मूवमेंट का भी एक खर्चा होता है, ये आप लोग सब जानते हैं और ये हमारे दर्शकों को बेहतर समझा सकते हैं। इस सब की भी मार झेल रहा है इस वक्त पाकिस्तान।
पीओके में छम सेक्टर में अल खालिद टैंक्स तैनात किए गए हैं। ये सब सोचिए, KRL 122 MBRL को भी पीओके लाया गया है। अब इनमें से कई तो नाम है, हम नहीं समझते, आप बेहतर समझा सकते हैं दर्शकों को। 40 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक लक्ष्य साधने में वो सक्षम है सर। अब ये सब तैनाती ये पीओके में है। पीओके में क्यों हो रही है? मैं जनरल सिवाच आपके पास आ रही हूं, एक बार मैं ए कॉमोडोर के पास चली जाऊं। ए कॉमोडोर बहन, मैं आपसे पूछूंगी, इस वक्त जो आप तैनाती देख रहे हैं, हेवी मूवमेंट उनका जो आर्टिलरी का है वो मूवमेंट हो रहा है पीओके में, ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें ये लग रहा है इस वक्त कि देयर कैन बी अ बिग ऑपरेशन इन पीओके। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुचारिता। सबसे पहले ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है, पूरा का पूरा एरिया में लोग खुश नहीं है। बहुत सारी स्ट्राइक्स चली हैं वहां पे। अगर हम नवंबर से लेकर सिर्फ जनवरी तक का पीरियड देख लें तो पहले तो गेहूं के ऊपर स्ट्राइक हुई, फिर पावर के ऊपर हुई, फिर सीपैक के जो लैंड ले लिया गया उसके ऊपर हुई। 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लेकिन जो हुंसा वैली और हुमा वैली है उसके अंदर 3 से 4 घंटे से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे विंटर्स के अंदर। लोगों में इतना रोष है कि वो सड़कों पे आके उन्होंने स्ट्राइक्स की है। तो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार भारत जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। तो भारत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा कहाँ? जो वीक एरियाज है पाकिस्तान के। तो उनको ये एक और स्टेटमेंट जो हमारे लीडर्स से पहले भी आ चुकी है कि पीओके हमारा है और पीओके को लेना भी हमारा एक मिशन है, लॉन्ग टर्म मिशन। तो अब उनको लग रहा है भारत शायद यही समय को राइट समय करेगा और साथ ही में अटैक कर सकता है पीओके के अंदर, ताकि पीओके को ले सके। रिबेलियन जो वहां पे हो रहे हैं, या मैं रिबेलियन तो नहीं कहूंगा, पर काफी स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो उन स्ट्राइक्स को साथ लेकर कर सकता है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा जो आपने शुरू में कही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इसका खर्चा क्या होता है। मोबिलाइजेशन का खर्चा एक दिन का 1 मिलियन से लेके $3.5 मिलियन, अगर आप एवरेज 2 से 3 मिलियन डॉलर भी लेते हैं तो 10 दिन के अंदर इनका $200 मिलियन का तो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय बहुत मुश्किल, 1 मिनट और दीजिएगा, बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है। और साथ में आपने हमको बताया भारतीय वायुसेना, ऊपर से बताया भारतीय नौसेना में जब आपने समुद्र की बात करी और SSBN की बात करी, उसके अंदर K4 मिसाइल है जिसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है। और इसका महत्व क्या है जो आप पूछ रहे थे वो मैं आप बताता हूँ। अगर पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता, अगर न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल करता वो फर्स्ट स्ट्राइक होगी, तो भारत कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? वो ग्राउंड पे तो अटैक कर सकता है, लैंड के अंदर जो हमारी न्यूक्लियर वेपन्स जहां पे भी स्टोर्ड है वहां अटैक कर सकता है, पर सबमरीन को कहां से अटैक करेगा? सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए यह बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट सबमरीन विजुअल्स जिसके अंदर K4 मिसाइल्स लगी हुई हैं और वो अरेबियन सी में है और कहीं से भी वो लॉन्च कर सकती हैं और पाकिस्तान का कोई कोना नहीं है जहां पे वो हिट ना करे। पाकिस्तान ने कभी भी ये गलती की कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सुचरिता जी, एयर कमांडर सर ने जो बोला है ना, ये सारी बातें उसको भी पता है, लेकिन एयर कमांडर सर ने जो एक स्ट्रेटेजिक बात छुपा के रखी है सरप्राइज के तौर पर, वो सर बता नहीं रहे। चलिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअली एयरफोर्स वाले के मुंह में पानी आ जाता है अगर इस तरह के टारगेट आपको इमीडिएटली बॉर्डर के उस पार दिख रहे हो, मिल रहे हो, क्योंकि इससे बड़ी अच्छी स्ट्राइक करने की काबिलियत एयरफोर्स के लिए और कहां मिलेगी? मैं आपने बिल्कुल सही बोला। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपके पास आप अपनी बात रखिए, लेकिन मैं जरा ये तस्वीरें भी दिखा रही हूं। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस कौन सी है जहां वो अपने हथियारों का प्लेसमेंट करे, ये उसके लिए इस वक्त डिफिकल्ट है तय करना। और वो इसीलिए समझ रहा है क्योंकि जैसा मैंने दिखाया, BLA का अटैक बलूचिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तानी सेना पर हो रहा है, वहां TTP के हमले हो रहे हैं, वो ये जान रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से। इस तरफ अगर भारत ने मोर्चा खोल दिया तो उसके लिए तो इस वक्त इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। बिल्कुल, देखो सुचिता, समझना पड़ेगा, वाकई ठीक है बलूचिस्तान में BLA बहुत बड़े हमले कर रही है और उधर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इनको मार रही है। उधर से अफगानिस्तान की जो तालिबान है उसने कुछ एक महीना पहले अटैक किया था 8 पोस्टों पे, 4 पोस्टों पे उन्होंने अभी भी कब्जा किया। अब सबकी ये निगरान है कि ये POK की तरफ क्यों इतनी हालात हो रही है। ये POK भारत का हिस्सा है। अगर अब मौका है, जब हमने ये बोला है कि हम आतंकवादी नहीं, आतंकवादियों के जो आका हैं उनके पास जाएंगे। आका कौन है? पाकिस्तान की आर्मी और ISI। ट्रेनिंग कैंप कहां पर है? POK में।
लॉन्च पैड कहाँ पर पीओके में है, जो मुदीर का और इनके हेडक्वार्टर जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के वो भी उधर ही है। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में पीओके एक बहुत बड़ा वाइबल टारगेट है, इसलिए इनको डर लगा है कहीं भारत कुछ पीओके में ना करे। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात की थी कि जिस प्रकार से हमने SSPN का किया है, देखो एक चीज समझनी चाहिए, हमारी जो है एक स्टेटेड पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मगर हमारे पास क्रेडिबल एक प्रकार से कैपेबिलिटी है सेकंड स्ट्राइक की, और वो सेकंड स्ट्राइक की इसलिए है हम ट्राइड हैं, हम आसमान से भी, जमीन से भी, समुद्र से भी, समुद्र के नीचे। इसका मतलब यह अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देगा तो हम जो सबमरीन है, जो SSBN है, वो कब कहां होंगी ये कोई नहीं बता सकता समुद्र में। तो हम जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो इतनी पुख्ता है कि अगले दिन तक पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो ये बार बार ये पाओ के जो ये कहते हैं कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हैं, इनको समझना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दे आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस। और इसीलिए आपने कभी हिंदुस्तानी को ऐसे बोलते हुए नहीं देखा होगा। ये मैं बार बार कहती हूं कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, हमने न्यूक्लियर हथियार सिर्फ इसलिए थोड़ा ही रखे हैं कि उन्हें सजा कर रखे। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान हिंदुस्तानी कभी नहीं देते। यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट दे आर वेपन्स फॉर डेटरेंस, यानी कि कोई वो हाथ ना उठाए। मैं सर एक बार, हाँ, आपने स्ट्रेटेजिक बात करी है और स्ट्रेटेजिक वेपन्स की बात करी है जी। आपको लगता नहीं है कि मुझे पता है या मेरे कंट्री को पता है कि सरगोदा में 10 किलोमीटर दूर कौन सा न्यूक्लियर मैगजीन है जो जमीन के नीचे है? बहुत सीक्रेट है ना। 16 वो छोड़ दीजिए, 16 सरगोदा में शाहबाज एयरफील्ड में F-16 किस लेवल पर खड़े हैं ये हमें नहीं पता। और आपको क्या लग रहा है, बेवकूफ होगी कोई आर्मी जो उस वेपन सिस्टम को बाहर निकालेगी? हम ऑब्जर्व करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और अब हम वेट करेंगे कि आप फर्स्ट स्ट्राइक करिएगा। ये फर्स्ट स्ट्राइक जो है ना, और जो सेकंड स्ट्राइक की बातें चलती हैं, ये सिर्फ जब हैं जब तक आप फर्स्ट स्ट्राइक के लिए हमें तैयारी करते नहीं दिखे गए। आपकी तैयारी, आपके यहाँ पर हमारे पास काबिलियत है। इनफैक्ट इजराइल तो हमें बड़े दिन से बोल रहा है कि आप इसे एग्री करिए, हम अगले दिन कर देंगे, हम नीचे के नीचे कर देंगे। देखिए, ये जो फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि सेकंड स्ट्राइक का मतलब ये नहीं है कि हम आपकी फर्स्ट स्ट्राइक का वेट करेंगे। निकालिए सही अपना वो 100 ग्राम वाला बम निकालिए। मेरे यहाँ पर सुतली बम होता है 100 ग्राम का जी, जिसके जो ये 100 ग्राम। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा जी भी जुड़े हुए हैं। मिर्जा साहब, मैं आपके पास आऊंगी, जरा मैं एक ये खबर बताना चाह रही हूँ कि बलूचिस्तान में दो शहरों पर BLA ने कैसे कब्जा किया है। जरा इस खबर को चलाइए। बलूचिस्तान में 2 शहरों पर BLA ने कब्जा कर लिया है और BLA ने पाकिस्तानी फौज की चौकियां तबाह कर दी हैं। पाकिस्तानी सेना ने खबर दबाने की कोशिश की है और उसके लिए क्या किया है, बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। यानी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ये किया गया है। इंटरनेट सेवा इसलिए बंद की गई है कि वहां से खबरें बाहर ना जाए। वहां पर उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया है और वहां पर जो चौकियां हैं उन पर कब्जा कर लिया है। अब मैं जरा आपको एक बार बताती हूं कि वहां क्या हो रहा है, उसके बाद मैं अमजद साहब आपके पास आ रही हूं। बलूचिस्तान में BLA ने जो है वो अपने हमले तेज कर दिए हैं। जो कलात जिला है वहां पर बलूचों ने कब्जा किया है। पाकिस्तानी सेना के जो शिविर है वहां पर भी हमला किया है। BLA ने सरकारी जो इमारतें हैं उनपे कब्जा कर लिया है। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है उनमें आग लगा दी है। रहीमाबाद क्षेत्र में एक पुल को पूरी तरह से उड़ा दिया। वो अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं सब करके। क्वेटा कराची हाईवे को भी ब्लॉक किया। हाईवे पर बसों में यात्रियों की तलाशी ली गई। पाकिस्तानी नागरिकों को वहां पर उतार कर चेक कर रहे हैं। सेना का है तो गोली मार रहे हैं। ये हो रहा है वहां पर। अब मैं जरा अमजद अयूब साहब आपके पास आ रही हूं। ये बताइए, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि BLA पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान इस वक्त फोकस उसका हिंदुस्तान के हमले से डरा हुआ, वहां एंगेजमेंट्स बढ़ाने के लिए POK की तरफ और जो मूवमेंट है सारा वो भारत की सरहद की तरफ करने में लगा है। मिर्जा साहब बहुत जाती कर रहे हैं आप। एक बार पाकिस्तान में आप बहुत जाती कर रहे हैं। भाई हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे कि नहीं? सारा काम आप ही कर लोगे? ये तो गलत बात है। देखिए, ठीक है, एक बार मिर्जा साहब से सुन लेते हैं वहां पर हो क्या रहा है। हाँ मिर्जा साहब।
सबसे पहले तो आपने अपने जो प्रोग्राम शुरू किया उसमें आपने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का शुरू किया कि वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि भारतीय फौज का मुकाबला करे। खुदा वो दिन ना दिखाए कि जब भारतीय भी गोली चलाए, क्योंकि पीओजे के जो नागरिक हैं वो भारतीय हैं और गिलगित बल्तिस्तान के जो नागरिक हैं वो भारतीय हैं, पाकिस्तान के कब्जे में हैं। ये जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं ये वो दहशतगर्द हैं जिनको सीरिया से और दूसरे मुल्कों से यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है, इराक से। आईसिस के टेररिस्ट हैं जो यहाँ पे जहादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसके बारे में एक और ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास है, वो फिर सुनाएंगे। लेकिन जो आपका सवाल है वो उसका जवाब ये है कि देखिए, इस वक्त कल हम निकाल रहे हैं जुलूस पीओजे में सफ़ेद झंडों के साथ। कल सफ़ेद झंडों के साथ बिल्कुल बॉर्डर के पास वाले शहरों में हमने कह दिया है कि सफ़ेद झंडों के साथ आप लोग जुलूस निकालें कि हम लोग जंग नहीं चाहते। यानी पीओजे के लोग इस जंग में न्यूट्रल हैं। इससे ज़्यादा और बिटवीन द लाइंस हम मैसेज नहीं दे सकते इंडिया को। हमारे ये है नंबर 1। नंबर 2, बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है। आज दूसरा दिन है और ये मंगचर का पूरा शहर इनके कंट्रोल में है। जैसा आपने सारा कुछ तो बता दिया, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, जो फौज के उनको ताकि गोली मारी जा रही है। यानी पाकिस्तानी फौज मंगचर से 3 घंटे में भाग गई। ये 3 घंटे वहां नहीं रुके और पूरी फौज वहां से निकल गई। और मुझे ये लगता है कि ये पहले 10 मिनट में ही भागना शुरू हो गए थे, निकलने में इनको 3 घंटे लगे। क्योंकि ऐसे चुटकी में तो नहीं हो सकता ना 3 घंटे बाद शहर खाली हो जाए फौज से। फिर इनके कैंपों पे बमबारी हो रही है। बलूचिस्तान जो है वो बिल्कुल कदार पे आज़ादी के बिल्कुल नज़दीक आ गया है। जहाँ तक पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है तो यहाँ पे भी जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि करें हमला, जान छूटे या आग लगे या पार लगे। मतलब लोग अब फेडअप हो चुके हैं। वो अभी आप देखें कि 4 दिन पहले मुजफ्फराबाद में औरतों के ऊपर इतना शदीद लाठीचार्ज किया गया, धक्कम पेल की गई, गिरफ्तारियां की गई जो मैटरनिटी एंड नियोनेटल चाइल्ड केयर प्रोजेक्ट से ताल्लुक रखती थी। 15 महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं मिली और वो प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी। तो वो पाकिस्तानी फौज का साथ देंगे? ये तो सोचना चाहिए। कभी भी नहीं देंगे। जो कह रही है कि हम इज्तिमाई खुदकुशी कर लेंगी अगर हमें तनख्वाह ना दी, क्योंकि हमारे पास कुछ खिलाने को है ही नहीं बच्चों को जी। तो इस तरह के मजालिम जो है वो हो रहे हैं। और आज सुबह जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान मिस्टर अमजद साहब, आपको ये लगता है कि जो बार बार बात कही जाती है कि पाकिस्तान जरूर एक मुल्क, लेकिन इसके 4 अलग अलग हिस्से होंगे, जहां एक तरफ बलूचिस्तान है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनवा है। मैं उस पर इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बीएलए ऐसा लग रहा है कि वो सर पर कफन बांधकर उतरे हुए हैं। उन्हें अपने जो सारे बलोच वहां पर लोग हैं, उन्हें ये लग रहा है कि इस मौके पर पाकिस्तानी सेना पर उनके हमले बढ़ गए। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी बैठे हुए हैं। सर जरा ये बताइए कि हम ये जानते हैं कि बलूचिस्तान में एक तरह से लड़ाई हमेशा से रही है, बात सुन ले ना जरा। और पाकिस्तान ने उन पर किस तरह से हमेशा से एक हमले पाकिस्तान की सेना वहां पर बलूचियों पर करती आई है। वो एक रियलिटी है, वो सबने देखे हैं। आज वो पलटवार कर रहे हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अभी इस वक्त पाकिस्तानी सेना का फोकस अलग हो गया। जी बिल्कुल। देखिए, खान कलात से जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया गया 1950 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि तब से लेकर के आज तक बलूचियों के बीच में जो आक्रोश है, बलूची सिर्फ 4% आबादी और 44% पाकिस्तान का भाग बलूचिस्तान है। और उस बलूचिस्तान का तकरीबन 900 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ लगती है और तकरीबन उससे और थोड़ा अधिक अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो बलूचिस्तान में पख्तून भी हैं और बलूची भी हैं। ये सब जो है पंजाबियों के
इनकेनेस एक्सप्लॉयटेशन से इतने परेशान हैं। ये जफर आपने देखा कि ट्रेन के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने धावा बोला। तो यही कारण है कि बलूचिस्तान के जो शुरू से सोना से लेकर के गैस से मिनरल रिच जो है, और जहां पे वो मछली पकड़ते थे, पहले रॉयल्टी पाकिस्तान 5% देती थी। अब उसके बाद पाकिस्तान ने पूरा इलाका चीन को दे दिया और चीन वहां पे पूरे इलाके के ऊपर कब्जा करके ग्वादार पोर्ट में जो इंटरनेशनल उन्होंने अपना एयरपोर्ट बनाया है, उसकी बिजली कहां से आ रही है? ईरान से आ रही है। तो आप समझ सकते हैं बलूचियों का किस प्रकार से शोषण किया जाता है और पाकिस्तान से वो किस प्रकार से नफरत करते हैं। इसीलिए फजलुर रहमान उनके पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे थे कि पाकिस्तान में चंद एक प्रोविंसेस, अपने बलूचिस्तान में प्रोविंसेस हैं जहां पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता है, वहां पे बलूचिस्तान का झंडा लहराता है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको चुन चुन के मार रही है। वहां से फौज बगावत कर गई है, वहां से पुलिस बगावत कर गई है। बलूचिस्तान सर बहुत से लोग ये चर्चा कर रहे हैं, मेजर जनरल सिवाच, बहुत से लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि हमको इस मौजूदा स्थिति में क्या कुछ करने की जरूरत भी है, क्योंकि एक तरफ से जैसे ही भारत ने एक अपनी वॉर एक्सरसाइजेस शुरू की हैं, पाकिस्तान में एक डर ये है कि कभी भी हमला कर देंगे, रात में कर देंगे, 24 घंटे में कर देंगे, एयर स्ट्राइक हो जाएगी, पानी से स्ट्राइक हो जाएगी। वो इस तरह की दहशत में है कि वो अपना सारा जो मूवमेंट है आर्मी नेवी का, वो इंडिया सेंट्रिक कर रहे हैं और इसके पीछे से उनके जो बाकी इलाके हैं उन पर ऐसी मार पड़ रही है कि क्या उनका एक पोटेंशियल डेंजर है कि वो अलग हो जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो चिंता है ही ये कि सब ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से पाकिस्तान में एक सिविल वार चला हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा इतना सक्रिय हो रखा है, टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में, उधर से जो तालिबान मार रहा है इनको डूरन लाइन पे, 4 पोस्टें पकड़ी हुई हैं जो 8 में जीती थी। इसके बाद बीएलए देखें आप, हर रोज 10 से 12 पाकिस्तानी सोल्जर को वो बलूचिस्तान में कर रहा है। और बलूचिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे बात मौलाना फैजुल रहमान की, वो कहता है 7 में से 5 प्रोविंस में ना कोई पुलिस है ना कोई आर्मी है। और ये जो पोर्ट की बात करते हैं ग्वादर का, ये एक्चुअली 1958 में इन्होंने ओमान से खरीदा था और आज की तारीख में उन्होंने ले तो लिया इसको, मगर ना तो कोई वहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड करता ना कोई शिप आती है। और सच्चाई है कि बलूचिस्तान के जो लोग समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे वो भी नहीं जा सकते। इसलिए वो चुन चुन के इनको मारे। जो पंजाबी हैं जो कि यहाँ पर ज्यादातर काम करते हैं बलूचिस्तान में, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें पीओके के जहां मिर्जा साहब बताते हैं कि वहां मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, कोटली, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं। वो चक्का जाम और शटर डाउन है, ना खाने को दाने ना पानी पीने को पानी। वो कहते हैं 2 साल से हमें ना पे मिली है ना पेंशन मिली है। और यही नहीं, देखो पाकिस्तान ने पीए को कभी भी अपना हिस्सा नहीं सोचा, सेकंड क्लास सिटीजन किया। जो इनकी मेन नदी है जिसको हम किशन गंगा नदी बोलते हैं, नीलम नदी, उसका जो मुंह मोड़ के ने पंजाब की तरफ कर दिया। इसके साथ साथ जो मंगला डैम में जब बिजली पैदा होती है पीओके में, पहले वो बिजली जाती है पंजाब में, फिर वापस आती है पीओके में, उसके रेट 10 से 12 गुना ज्यादा है। तो सच्चाई ये है पीओके में लोग सड़कों पे खड़े हैं, वो भारत में ज्वाइन करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमको आपने मूर्ख बनाया, भारत का जम्मू और कश्मीर 70 साल आगे निकल गया, वहां पर अमन शांति, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, टूरिज्म रिकॉर्ड का। और मैं इस वक्त मैंने जो पहले शुरुआत में ये कहा कि हमें कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो अपनी ही मौत मरने को बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके पास सारा जो पैसा है वो तो अब इनकी युद्ध की तैयारी में निकल जा रहा है। ये इतने डरे हुए हैं कि युद्ध की तैयारी में पैसा भरे जा रहे हैं। वो इमरजेंसी मीटिंग भी इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हथियार नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर, जो दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है। एनएसए अजीत डोभाल के साथ नौसेना प्रमुख की यह बैठक जारी है। एनएसए डोभाल और नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी के बीच ये बैठक है। आपको बताएं कि ये अब बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जैसा मैंने कहा, नेवी चीफ इस वक्त एनएसए को ब्रीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक जारी है। एनएसए के साथ नौसेना प्रमुख जो उन्हें इस वक्त ब्रीफ कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही नौसेना की तैयारी की भी तस्वीरें दिखाई थी और अब यह खबर आ रही है कि नौसेना प्रमुख इस वक्त एनएसए को, यानी कि अजीत डोभाल को ब्रीफ कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? मैं एयर कॉमोडोर बहल आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए इस बैठक को आप कैसे देख रहे हैं? हमने देखा है अरब सागर में जो घेराबंदी इस वक्त इंडियन नेवी कर रही है, आपको क्या लग रहा है सर? देखिए,
क्योंकि पिछली बार जब बॉलाकआउट ऑपरेशंस हुए थे तो नेवी इतनी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थी, हालांकि उन्होंने डिप्लॉय जरूर किया था, लेकिन इस बार बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। पहले आपने देखा उन्होंने एयर डिफेंस मिसाइल्स के टेस्ट किए, फिर दूसरी मिसाइल्स के टेस्ट किए। अब उनको ये भी पता है कि SSBNs डिप्लॉय हो गई हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपने लोकेशन से चल पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आपने पहले देखा कि आर्मी चीफ मिले थे प्राइम मिनिस्टर से, अब मिल रहे हैं डोवाल से नेवल चीफ। तो इस बार जो भी रिएक्शन होने वाला है वो इंटीग्रेटेड होगा, और नेवी का बहुत अहम रोल होता है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, जो पूरा कंट्रोल करता, पूरा ट्रेड। अगर आप देखें कल भी जो कल चला गया है, उस समय हमने पाकिस्तान के साथ सारे इंपोर्ट बंद कर दिए हैं, उनकी शिप्स को भी परमिट नहीं कर रहे कि वो हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकें। तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से अंकुश डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, ताकि उनके ट्रेड को भी अफेक्ट हो और साथ साथ में जो उनकी मर्केंटाइल शिपिंग है उसको बहुत भारी नुकसान हो। और नेवी का इस बार बहुत अहम रोल है। हमने आप बात करी थी SSBN की, हमने बात करी थी K4 की मिसाइल की, तो कहीं ना कहीं ये जो SSBN की डिप्लॉयमेंट्स है और एयरक्राफ्ट कैरियर की डिप्लॉयमेंट है, हमारी नेवी 293 शिप्स है हमारी नेवी के पास, पाकिस्तान नेवी के पास 121 है। तो अगर क्वालिटी और क्वांटिटी, उनके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, हमारे पास 18 सबमरीन्स है, उनके पास सिर्फ 8 सबमरीन्स है। और उसमें से कितनी सर्विसेबल है और कितनी ऑनलाइन अवेलेबल है, वो 2 से 3 से ज्यादा है ही नहीं। तो पाकिस्तान नेवी से हम कहीं ना कहीं 4 से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और नेवी का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा इस बार की एक्टिवेशन के अंदर। और जब भी हम कोई लेंगे स्ट्रॉन्ग एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये लेके चलिए कि काइनेटिक एक्शन लिया जाएगा। आपकी बात सही है कि पर हम कब लेंगे? हम उनको थका के मारेंगे, हम उनको टायर्ड करके मारेंगे, हम उनको तीनों साइड से भी मारेंगे, और कैसे मारेंगे और कहां मारेंगे ये हम जो आप बात कह रहे हैं कर्नल सिंह, इंटीग्रेटेड स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड स्ट्राइक होगी इस बार। वी नो हमारी सारी जो सेनाएं हैं वो कैसे अपने हुंकार भर के बता दे रहे हैं दैट वी आर रेडी, वी आर कॉम्बैट रेडी। लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछूंगी, इस वक्त जो हालात पाकिस्तान में, हम क्या करते हैं? कोई लगता है हम तैयारी करते हैं, वो कैसे तैयारी करेंगे? हथियार नहीं है, पैसा नहीं है, बार बार जाकर लोगों से, दूसरे देशों के नेताओं से मुलाकात करना, फोन पर बात करना। इस वक्त एक कंप्लीट स्ट्रेस सिचुएशन वहां पर है। और देखिए, आपका जो पहला वाला सवाल था ना, वो इससे जुड़ा हुआ है। आपने कहा था अब हमें क्या कुछ करने की जरूरत है या नहीं है कि नहीं? 100% हमें जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये खौफ, ये दहशत जो पाकिस्तान में चल रही है, इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, आपने वो सिंधु नदी पर बोला ना, उनके मिनिस्टर ने कि अगर बांध बनाने की कोशिश करी तो हम जंग कर देंगे। मैं कहता हूँ सुचरिता जी, आप और हम चलते हैं, जाकर एक ईंट रख कर आते हैं, हम देखें तो सही। देखिए, जब हम इंटीग्रेटेड बात करते हैं ना, तो मीडिया उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जो चीजें आप दिखा रहे हैं, अगर उसका खौफ पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हो रहा है, तो चलिए अपन दोनों कल सवेरे चलते हैं, जाकर एक ईंट, पहली ईंट रख कर आते हैं कि ये है बांध। आपने कहा ना बांध बनाने की कोशिश करी, हमने रख दी ईंट, कर लो क्या करोगे। हमारे मिर्जा साहब जो बैठे हुए हैं ना, मिर्जा साहब को रिकॉग्नाइज करिए, पीओके की 24 सीटें भरिए और उनको डिक्लेयर करिए कि ये अपने आप इंडिपेंडेंस इन्होंने डिक्लेयर करी हुई है। बलूच को रिकॉग्नाइज करिए। पाकिस्तान बोलता है हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार दिखा तो दिया जाए कि सपोर्ट करना होता क्या है। अभी तक तो किया नहीं है। और मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछूंगी जनरल साहब, ये बताइए, ये जो वो कह रहे हैं सस्टेन्ड फियर बहुत जरूरी है, हम ये फियर बनाकर रखें, डर बनाकर रखें? देखो, यही है सुचरिता कि अब जिस प्रकार से हमने इनको चारों तरफ से घेर लिया है और इसको कंटिन्यू रखे, जितना देर कंटिन्यू रखोगे पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के पास $12 बिलियन का एक प्रकार फॉरेन रिजर्व है, 1 बिलियन का इंपोर्ट दे सकता, और ये जो मोबिलाइजेशन का पैसा $1.3 बिलियन है, करीब करीब 10 से 12 दिन का, क्या ये सस्टेन कर पाएंगे? ये जो सच्चाई है, हमने ये बोला कि कब और कहां कैसे आएंगे ये अभी डिसाइड नहीं है, ये मिलिट्री डिसाइड करेगी। अब घबराहट जो पैदा हो रखी है पाकिस्तान को, पूरी फौज मोबिलाइजेशन कर दी है, इस प्रकार से अगर ये रहेंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा और पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता। अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में एक सिविल वार हो सकता है, 4 टुकड़े हो सकते हैं, तो इशारा ये जैसा आपने कहा कि ये जो दबाव है, इस दबाव को जो नस दबाई है उसे और दबाते रहना है। मुझे नहीं पता है, हम बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं,
आतंकियों को जिन्होंने पहलगाम किया उन दहशतगर्दों को उनकी सजा मिले, लेकिन इसी के साथ साथ ये जो दबाव, जो नस दबा रखी है, इसको सिर्फ दबाते रहना है, वहां पर मुल्क अपने आप खत्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पास सर समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला